बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हम बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ और ऐसे मामलात होते हैं जिसमें बहुत हद तक सियासत हो रही होती है, लेकिन बाहर सरफेस पर बहुत चीज़ें सामने आती हैं जिस पर शायद ज़्यादा बात हो रही होती है। मरदमशुमारी एक ऐसा मामला था और है शायद जिसके ऊपर बहुत तवातुर से बात हो रही है, और एक ख़ास सियासी तंजीम यानी MQM पाकिस्तान मुसलसल बुनियादों पर इस पर आवाज़ उठा रही है और अपने खदशात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने एतराज़ात जो है वो बांगे दौहल लोगों के सामने पेश कर रही है। लेकिन हासिल हुसूल 0/0 है, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा है। मरदमशुमारी के जो ताज़ा आदाद शुमार हैं सिंध के हवाले से अगर हम बात करें तो बताया गया है कि 5 करोड़ 76 लाख जो है इस वक्त सिंध की आबादी है। और अगर सिंध में हम फिर सिर्फ कराची की बात करें जो कि सबसे बड़ा मसला है, और MQM पाकिस्तान कराची और हैदराबाद की आबादी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो उसकी आबादी यानी इस वक्त जो कराची की आबादी बताई गई है वो पूरे 2 करोड़ भी नहीं है, वो है 1 करोड़ 90 लाख। लेकिन यहाँ की सियासी तंजीमें और सियासी जमातें क्लेम करती हैं कि भाई ये शहर तो कोई 2.5-3 करोड़ से ऊपर चला गया है। 3 करोड़ तो क्लेम करते हैं, 3.5 करोड़ ना से, लेकिन 3 करोड़ तो कहते ही कहते हैं। अब जब 1 करोड़ 90 लाख की आबादी है तो ये सारे सीखपा हैं, ये विफाक को भी कहते हैं, और एक दफ़ा नहीं कई मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं यानी मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन ये मुलाकातें भी कोई किसी किस्म की नतीजा सामने हमारे नहीं ला रही हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर सेंसस हो चुके हैं, मरदमशुमारी हो चुकी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोबारा से ये सारी प्रैक्टिस हो और दोबारा खाना शुमारी और मरदमशुमारी की जाए, और अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे होगा, शायद ये अहम सवाल है। इसके लिए आज हमने एक मेहमान शख्सियत को दावत दी है और ज़ाहिर वो मुझसे बेहतर बात करेंगे और बताएंगे कि अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और उसके हल के लिए क्या हो रहा है। और आज ही के प्रोग्राम हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि पंजाब के तर्जुमान रहे और अब वो कह रहे हैं कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, इस हवाले से भी बात होगी। लेकिन जरा सबसे पहले मरदमशुमारी की रेड लाइन जो MQM की क्रॉस हुई है, अब ये कौन सी रेड लाइन क्रॉस करेंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है रऊफ सिद्दीकी, रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। रऊफ सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। आपका शुक्रिया। रऊफ साहब, मैंने कहा ना आपकी रेड लाइन क्रॉस हो गई है, आप लोगों ने हैशटैग चलाया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि हम देख लेंगे, ये करके दिखाएं मरदमशुमारी। इस तरह से मरदमशुमारी हो भी गई है, उसके नताइज भी आपके सामने हैं। आपके शहर की आबादी 1 करोड़ 90 लाख है, जिसके लिए आप मुसलसल बुनियादों पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि उसका नतीजा कुछ हमारे सामने नहीं बचा। देखिए, पहली बात इसको इस मरदमशुमारी से नहीं आप टैग करें। ठीक है। 1947 के बाद जब 51 में गालिबन मरदमशुमारी हुई, 51 में हुई है, बिल्कुल ठीक है। उस वक्त भी आबादी को कम करके दिखाया गया था, जिसमें सिंध के तमाम शहरी इलाके थे, इसमें लाड़काना और दीगर जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग चेयरमैन भी जीत के आता था। उसके बाद जितनी मरदमशुमारी हुई हैं उसमें जानबूझकर यहाँ की आबादी को कम से कम किया गया। कराची और हैदराबाद तो आपके सामने एक सिंबॉलिक हम वो बताते हैं कि 2 शहर, बाकी और शहर में भी यहाँ की आबादी में जो पिछले सेंसस हुए थे एक करोड़ से ज़ायद लोगों को डिसअपीयर कर दिया गया था, वो गिने नहीं गए। ठीक है। अब जब हुआ 5 साल बाद वहाँ MQM की जद्दोजहद की वजह से, ठीक है, और सच्ची बात है कि इससे पहले MQM ने भी इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया था, जोर नहीं लगाया था, लेकिन जब 1 करोड़ गिनती कम हुई तो फिर एकदम पता चला कि वरना पहले तो ये 10-20 लाख का आगे पीछे करते रहे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब जब पता चला कि 1 करोड़ गिने ही नहीं गए जी, तो अब इस 5 साल में जो आबादी बढ़ी वो तो एक तरफ रही, वो 50 लाख उसमें से जो गुमशुदा थे वो अब सामने आए कि हाँ भाई ये हैं। अच्छा, पिछले वाले मिल गए, इस बारी वाले फिर लापता हो गए। इस बारी वाले तो आए नहीं ना, अगर 50 लाख ये थे तो ये 5 साल में तो 50 लाख। आप अंदाज़ा लगाइए, मैं कतई नज़र इस बात के, इसमें कोई तासुब नहीं, इसमें कोई ज़बान की बात नहीं, हिंदी, पंजाबी, पठान, गिलगिती, कश्मीरी सब यहाँ रहते हैं। हम ये कह रहे हैं सबको गिनो। बिल्कुल ठीक है। रऊफ सिद्दीकी साहब, 1 मिनट का तवक्कुफ आप कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मौजूद हैं और ज़ाहिर आप अमेरिका में हैं और अपनी बहन से उनकी मुलाकात हुई है आफ्टर 20 ईयर्स, तो मैं चाहूंगी जरा पहले उनसे थोड़ी गुफ्तगू हो, बात करिए, इस पे मैं भी बात बिल्कुल जरूर बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। आप सबके इल्म में है कि डॉक्टर आफिया इस वक्त अमेरिका की एक जेल में है, लगभग 20 बरस बाद, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, तो डॉक्टर आफिया से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। मेरे साथ इस वक्त वाया स्काइप मौजूद हैं। डॉक्टर फौजिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मुझे। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत माजरत, एक्चुअली मैं
ट्रैवलिंग में हूँ और फिर गाड़ी में वाईफाई होगा, तो अभी बस एक होटल की लॉबी में रुकी हूँ आपका केयर अटेंड करने के लिए। सो काइंड ऑफ यू डॉक्टर फौजिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फौजिया, मैं ये जानना चाहूंगी कि ज़ाहिर है ये बड़े अजीबोगरीब अल्फाज हैं, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट हुआ है, कैसी थी ये मुलाकात? एक दीवार थी आपके दरमियान और डॉक्टर आफिया के दरमियान शीशे की, इस दीवार के उस पार आपने कैसा देखा अपनी बहन को, कैसी उनकी हालत थी? देखिए, मैं सच्ची एक लम्हे की जो वो होती है, दीवार ने वो सारे चकनाचूर कर दिए। वो आंखें तो देख रही थी, उसकी हालत जो थी, आगे के दांत टूटे हुए थे, चेहरा जला हुआ था एंड उसको उस आंख से जहाँ से जला है तो जाहिर है उससे ठीक नजर भी नहीं आ रहा था, और उसके सर पे जर्ब दिए थे, काफी सारे जख्म थे, मतलब स्किन एंड बोन्स थी क्या। लेकिन जिस जगह पे है वो, तो उसमें एक्सपेक्टेशन, मैंने जितनी एक्सपेक्ट किया था ना कि खराब होगी हालत, जी, उससे अनफॉर्चुनेटली उससे ज्यादा खराब। ओके। ज़ाहिर आप उनकी बहन हैं, आपकी जिस तरह से मुलाकात हुई, इससे पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया था वो सारा कि जो पूरा आपने क्रिएट किया था कि वहाँ पर वो जगह कैसी है, किन रास्तों से होकर आप डॉक्टर आफिया तक पहुँची। ये मुलाकात ज़ाहिर है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि 20 साल जदोजहद है आपकी। इस दौरान आपकी वालदा भी जो है वो दुनिया से चली गई, लेकिन आप लोगों ने ये सफ़र जारी रखा। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और वजारत खारजा की जानिब से आपको जो असिस्टेंस दी गई है, क्या आप समझती हैं वो सफिशिएंट थी, आप उससे मुतमईन हैं? जी, असिस्टेंस इस ट्रिप में अभी तक उन्होंने दी है हमारी वजारत खारजा, हमारे सफारत खाने में। उन्होंने आई थिंक दे वेंट आउट ऑफ देयर वे, और मैं उसकी ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने हर तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया है, और उन्होंने मुझे ये बताया भी कि नहीं, हमारे पास खास वजीर आजम का एहकाम आए हैं कि आपको किसी तरह से भी कोई तकलीफ ना हो। ठीक, रोज पूछते भी हैं, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन मेरी इस्तदा जो है वो ये नहीं, मेरी इस्तदा आपने से निकाल के घर लाना है, कि मेरे घर पे गले लगा के उसके बच्चों से मिलाना है, उसको उस जहन्नुम से आजादी दिलाना। हाँ डॉक्टर फौजिया, मैं यही जानना चाह रही थी कि अब आपका लीगल जो पॉइंट है वो तो यही है, जिसमें सेनेटर मुश्ताक साहब ने वहाँ हम ये कहते हुए उनको सुना, हमने देखा, क्योंकि वाशिंगटन का मसला नहीं है, शायद इस्लामाबाद का कुछ इश्यूज हैं। तो इस बाबत आपकी क्या बातचीत हुई है? क्या आपके लीगल अभी तक आपको एडवाइस किया गया है, और आप आगे पाकिस्तान वापस आकर किस फुटे पे आगे जाएंगी? जाहिर है मुझे पाकिस्तान आके और मुझे अदालत में पूरी रिपोर्ट देनी है इसकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, उसकी वो करनी है, सारी रिपोर्ट देनी है, सब कुछ। दूसरे ये कि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे, बहुत सारी मुलाकातें हैं जो लोगों से की गई हैं, हमारे वकील भी सारे उसमें हैं। तो एक तरफ आफिया को निकालना है, दूसरी तरफ आफिया को उस जो उसके लिविंग कंडीशंस है इसको बेहतर करना है। ये हमारे सफारत खाने के इसमें है, क्योंकि आफिया अमेरिकन नहीं है, अमेरिकन वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने उसके लिए अगर कदम उठाया तो फिर वो ठीक हो सकती है, अदरवाइज थिंग्स वोंट गेट बेटर। डॉक्टर फौजिया, मैं ये पूछना नहीं चाहती, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है जब मीडिया पे बात होती है तो लोग बहुत सारी चीज़ें जानना भी चाहते हैं। मुलाकात में कोई गुफ्तगू की डॉक्टर आफिया ने, कोई लिख कर चीज़ आप तक पहुंचाई हो, उनकी याददाश्त वगैरह के बारे में, वो आपको पहचानी, आपको एहसास हुआ कि आपकी बहन है वो, तो वो उस चीज़ से सताइश किया उन्होंने, उनकी मेमोरी वगैरह लॉस तो नहीं हुई है? ये जानना चाह रही हूँ मैं। मुझे एक उसमें पहचान गई थी, वो अच्छा, कहती है आप और ज्यादा दुबली हो गई है। अच्छा, ये कमेंट किया उन्होंने आपको? यस। ओके। और मुझे देख के फौरन, आप यकीन जानो, पता है जब हम दोनों मिले, मैंने आपको बताया था, हम एक लम्हे के लिए भूल गए थे कि बीच में वो शीशा लगा हुआ इतना बड़ा। ओके, एंड आई एम श्योर वो दिन आएगा कि आप दोनों बहनें गले भी मिले। ये और दूसरा, उसको इस हालत में छोड़ना जो था ना, इस हालत में छोड़ना, हाँ। मेरे लिए, मैं वापस किस मुंह से कहूं, मैं उसको कैसे, मैं एक ऐसी इस तरह पे हूं ना जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं। कह रही हैं
नहीं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आप इस मामले पर मजीद अपनी बहन के लिए वो सब कुछ कर सकें जो आप चाहती हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फौजिया हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर आप देख ही रहे हैं कि वहाँ जहाँ हम बात फौजिया से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे वाया स्काइप, वो हमारे साथ ही, लेकिन सिग्नल्स और बाकी सारी चीज़ों का इशू है। बहरहाल ये मुलाकात हो गई है, हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खारजा की जानिब से ये सारी असिस्टेंस हुई है, और फिर ज़ाहिर जैसे डॉक्टर फौजिया कह रही हैं कि वापस आकर भी उनको सारी चीज़ें सबमिट करनी है। लेकिन इस सब में अहम पहलू ये है कि हमें जहां कहीं भी पाकिस्तान के इस तरह से असीर मौजूद हैं, जहां जहां पर भी हैं, उनके लिए पाकिस्तान बहरहाल जिसे कहते हैं ना लुक फॉरवर्ड हो के चीज़ों को देखे तो शायद बेहतर होगा। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपने सुनी डॉक्टर फौजिया की, वो आखिर में रोई पड़ी बेचारी के, वो जुल्म है, बिल्कुल ठीक है, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि 20 बरस से एक खातून अमेरिका की जेलों में, अमेरिका अपने इस सियाह धब्बे को, उसकी जुडिशरी के सियाह धब्बे को कभी धो नहीं सकता, क्योंकि एक औरत से उसको इतना ख़तरा कि इतनी लंबी सजाएं दी गई। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये जितने भी इंसानी हुकूक के इदारे हैं, हाँ, ये सिवाय अपने मफादात के और अपने मफादात के प्रोटेक्शन के और कुछ नहीं, ये थर्ड वर्ल्ड में आकर पॉलिटिकल पोलराइजेशन का सबब बनते हैं इंसानी हुकूक के। और हमारे यहाँ इतने पिजन हेडेड लोग हैं, गुलामी से मुज़य्यन जिसे कहते हैं, मैं सजे हुए लोग, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक लाइन आती है तो उसको चूम रहे होते हैं कि पता नहीं नौजुबिल्लाह क्या बहुत बड़ा सहीफा को उतरा है। लेकिन किसी तंजीम में ये जरूरत नहीं हुई कि आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाए। आपको अंदाज़ा होगा कि आसिया, जिसने नाकाबिल तरदीद जुर्म किया था इस शहर में, इस मुल्क में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर्ड, तो हमारे बाबा रहमत जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, वो अपने उसी फैसले से मुनरिफ होकर उसको बाइज्जत बरी किया ताकि इनको लंदन में नेशनलिटी वगैरह मिल जाए इनके बच्चों को। और आप देखें कि वो यहाँ से फारिग हुए हैं तो सीधा जाके वहीं पे रुके। आई थिंक ये तो बहुत बड़ी डिबेट है। नहीं, डिबेट नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और कहता हूँ। फिर हमारे एक और चैंपियन वजीर आज़म इमरान खान साहब, मैंने जब ये हाई कोर्ट का देखा उसके बाद इन्होंने बाकायदा वहाँ के नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के इसको डिफेंड कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा ब्रॉड माइंडेड हूँ कि मैंने आसिया मलून को रिहा कराया, लेकिन इतना कम वक्तों से नहीं हुआ कि वहाँ पर आफिया सिद्दीकी भी मौजूद थी, उनकी रिहाई के लिए तो करते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये पूरी उम्मत का मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है। आफिया सिद्दीकी का जो कैद है, हाँ, और जिस तरीके से ये मुलाकात कराई गई, हाँ, ये कोई तरीका है? ये वो सोचे जो वेस्टर्नाइज्ड है, जो ये कहते हैं हर बात के ऊपर वहाँ की मिसालें देते हैं, वो अपनी हुदूद में तो हुकूक का ख्याल रखते हैं, लेकिन हुदूद के बाहर दूसरों के हुकूक का ख्याल, इराक हो, हाँ हाँ बिल्कुल, लिबिया हो, बिल्कुल, शाम हो, शाम, सब जगह, हर जगह इन्होंने 5-5 लाख बच्चे मार दिए हैं। आप बाकी तो छोड़ दीजिए ना। बिल्कुल। और अभी भी बहुत सारे खित्ते के मुख्तलिफ अहवाल में हालात बहुत दबगरगू हैं। लेकिन मैं रऊफ साहब, मैं ये बिल्कुल जुल्म है और हम यही चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जब सामने आएँ तो उसको ज़रूर इंडोर्समेंट मिलनी चाहिए। मैं ये जानना चाहती थी रऊफ सिद्दीकी साहब, अब आप लोगों का ये जो मामला है ये तो खटाई में है ना, क्योंकि आप तो हुकूमत से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, वो आपकी बात नहीं सुन रहे ना। देखिए, सुन तो रहे हैं। अच्छा, 2 मुलाकातें जो थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराही कर रहे थे, और मुस्तफा कमाल भी थे और दीगर हमारे जवान थे जो स्टैटिस्टिक्स के साथ उनसे बात की। एहसन इकबाल ने उसको इंडोर्स किया कि आप सही कह रहे हैं। ओके। और हमने तो अपने आदाद व शुमार नहीं दिए थे, हमने तो एक जुमला और भी बताया था कि साबिक चीफ जस्टिस जो उस वक्त ज़िले इलाही की पोजीशन में थे, चौधरी इफ्तिखार, उन्होंने कराची में कराची बदअमनी केस में ये रिमार्क्स दिया था कि कराची की आबादी 3-3.5 करोड़ की है, हम इसको ऐसे तरह कैसे छोड़ दें, इसी किस्म के जुमले थे। तो ये तो फिर अदाद जो शुमारियात है उसने एग्री किया कि तकरीबन 32,000 तो वो इमारतें हाई राइज हैं जिसको इन्होंने गिना ही नहीं। अभी अब तो गिनने के बाद की डाटा की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी नहीं गिना है वो तो डाटा दे। देखिए, जब आप एक पॉलिटिकल मामलात को लसानियत पे लेके चले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। मैंने ये कब कहा कि आप इस शहर के उर्दू स्पीकिंग को गिने,
इस शहर में जितना बजट आएगा वो अब 1 करोड़ 90 लाख का आएगा। हाँ। अब आप बताइए उसको 1.5 करोड़ लोग और बरत रहे होंगे, तो ये तो सूरत हाल बनेगी ना जो इस शहर की है। एक बात और, मैं खौफ किस बात का है कि अगर फ़र्ज़ करें इंटीरियर की आबादी, अंदरूनी सिंध की आबादी का ये खौफ है ना कि अगर कराची की आबादी ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ की आबादी कम हो जाएगी तो हुकूमत सिंध उनकी कैसे आएगी। तो इसका एक जब ये 1973 में 2 में जब ये लसानी फसादात हुए थे तो उसके अंदर एक कानून और भी पास हुआ था, और वो ये हुआ था कि अगर गवर्नर उर्दू स्पीकिंग होगा तो वज़ीर आला सिंधी स्पीकिंग होगा। जी ऐसे ही है। और अगर वज़ीर आला उर्दू स्पीकिंग होगा तो गवर्नर सिंधी स्पीकिंग। तो इसके अंदर ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि सिंधी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या सिंधी या गवर्नर उर्दू स्पीकिंग, ये भी बन सकता है। लेकिन आप गिने तो सही इसका नुकसान। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अंदरूनी सिंध को भी बहुत हो रहा है। हाँ। कि अगर आप इस तरीके से गिनती गिन के आप क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो डिजास्टर है पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आप मेरी बात माने रऊफ सिद्दीकी साहब या नहीं माने, ज़ाहिर है आप मुझसे बेहतर सियासतदान है, आपको पता है ये सिर्फ वावेले की हद तक तो एमकेएम कर सकती है। इसका आपको नतीजा या आपको क्या लगता है कि नतीजा तब्दील हो जाएगा? आपकी जो मर्दमशुमारी है वो कोई 2.5 करोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी आप लोगों की इन सारी बातों? ख्याल में मैं आपको बताऊं, हमारे वावेला करने की बात नहीं है। जो अदाद व शुमार इदारे शुमारियात है सेंसस वाले, वो खुद इन सारी चीज़ों को इंडोर्स कर रहे हैं कि कहाँ रुकावटें आ रही हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। और मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ठीक है आप पूरी गिनती गिने। हाँ। आपके पता तो हो, वरना ये जो आपने मिसिंग पर्सन कर दिए हैं 1 1.5 करोड़, अगर ये कहीं मर गए तो उसका हिसाब किस पे होगा? अच्छा, फेयर इनफ हो गया। अब अगर फर्ज करें कि आपकी ही सारी इन चीज़ों पर मर्दमशुमारी आप कह रहे हैं कि दोबारा करेंगे, रिकाउंट होगा दोबारा, या जो लकूनाज़ हैं उसको देखेंगे? आपके जवाब में थोड़ा सा इजाफा मैं करूँ, हमारे वावेले को छोड़ दीजिए। हाँ। हमारे मुतालबे को भी छोड़ दीजिए। ठीक है। जो इदारा शुमारियात कह रहा है उसके मुताबिक करेंगे तो ये कुछ नहीं तो 2 करोड़, यानी ठीक है, अगर उसके अंदर हम डीप में जाएंगे तो ये 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। लेकिन चलिए उनके इदारे शुमारियात को हम देख लेते हैं। ठीक है। ये कैसे हो रहा है कि 15 दिन में ये 5 लाख यहाँ बढ़ रहे होते हैं तो 25 लाख अंदरूनी सिंध बढ़ा दिए जाते हैं, फिर यहाँ 10 लाख बढ़ते हैं तो वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन में आप बताइए ना, इसका फायदा पीपल्स पार्टी को होगा अगर ये मुझे तो रऊफ सिद्दीकी साहब आप लोगों की समझ नहीं आती, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी तो आप कहेंगे आप अजीब सी बात कर रही हैं। बिल्कुल करें। आप ये पीपल्स पार्टी वालों को, आप लोगों ने बड़ा अच्छा रवैया किया हुआ है। मुस्तफा कमाल साहब पीपल्स पार्टी को कुछ कहते हैं उठकर, फारूक सत्तार साहब कहते हैं नहीं हमारे तो भाई सही है, मामला सही चल रहे हैं। खालिद भाई की अपनी एक लाइन है, वो भी एक सॉफ्ट लाइन लेकर चल रहे होते हैं। या तो आप बोले कि पीपल्स पार्टी आपके साथ है, या आप बोले कि हम इनके साथ नहीं। क्या करें? नहीं तो आप उनके साथ जंगो-जदल करें? नहीं, जंगो-जदल ना करें, लेकिन अपनी बात तो एड्रेस करें। ये आप लोगों ने गुड कॉप बैड कॉप वाला सीन किया हुआ है। 4 लोग आके उनको बुरा कहते हैं, बाकी 2 कहते हैं नहीं हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं, उनका अपनी जाती है। देखिए बात ये है कि जिस किस्म के सवालात आते हैं उसका जवाब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये एमकेएम ही तो है जो गुज़िश्ता 6 बरस से 7 बरस से हमारे ऊपर जो दबाव डाला गया, जो हम पर प्रेशर डाला गया, उसका फ़ायदा तमाम लोगों ने उठाया। हम यही तो इस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहे हैं कि देखें बात यह है कि ऐसा क्या गुनाह हमने कर दिया है कि हमको गुनाह तो बड़े हैं आपके, उसकी फहरिस्त बहुत तवील है, आज तक भुगत रहे हैं उन गुनाहों को। अरे उन गुनाहों को छोड़िए, जो अभी गुनाह हुआ है उसके ऊपर तो रोइए। एक मिनट ठहरिए, ये जो अभी गुनाह हुआ है जो स्टेट के ऊपर हमले किए गए, ऐसी जमानतें हो रही हैं। हम चलिए आप ब्रेक लेके फिर बात कीजिए। मैं ब्रेक ले लूं। रऊफ सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हमारे जो गुनाह थे सो थे, लेकिन गुनाह हुए हैं, इसका क्या कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद रऊफ सिद्दीकी साहब से पूछते हैं कि इत्तला तो ये है कि एमकेएम पाकिस्तान में ताहाल रिफ्ट मौजूद है, कुछ लोग कुछ लोगों के साथ चलना चाहते हैं और कुछ एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस ब्रेक के बाद बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त मेरे साथ रऊफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान के। और अभी जाते हुए इन्होंने कहा कि हमने क्या गुनाह किए थे, आप अभी हालिया तो गुनाह देखें और फिर हमने जो सोबतें बर्दाश्त की। रऊफ सिद्दीकी साहब, ताहाल आपके जख्म हरे के हरे ही हैं, कुछ मदावा ना हुआ, अब तो मर्जर भी हो गया आप सारे लोगों का। नहीं, बात ये मदावे वाली बात नहीं है। देखिए बीबी, आपने कहा कि हमारे गुनाह तो कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया आप अंदाज़ा लगाइए। एक ज़रा सी गलतफहमी हुई थी मेरे कलीम वाले केस में, हमारे 20,000 लोगों की लाशें हमने उठाई हैं और एमकेएम पर
जितने छापे पड़े, एक जगह से भी फायरिंग नहीं हुई है, किसी जगह पे हमने कोई तबाही नहीं। इन्होंने तो उठाकर स्टेट के ऊपर हमलावर हो गए और कह के हमलावर हुए, एक साल से प्लानिंग कर रहे थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जाते और बोलते हैं कि जी हमने छोड़ दिए, तो गुनाह किसी के माफ़ नहीं होना चाहिए। मैं कतई नज़र इस बात को कि ना मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ ना उसको, ये स्टेट के ऊपर हमला था। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं सियासत की बुनियाद के ऊपर ठीक हो गया, ये बात तो सभी इस बात को समझ रहे हैं। इन्होंने शोहदा की तस्दीर की, ये काम हिंदुस्तान इंडिया करता जो काम इन्होंने अंदर से बैठ के किया। अब इसके अंदर क्या दो राय रह गई है, ख्वातीन के साथ जाती है। और भाई पक्का किला में 65 ख्वातीन को शहीद किया गया जब कुरान शरीफ लेके आई थी, उस वक्त ये सारे जुमले कहाँ चले गए थे। और जो ख्वातीन जुर्म कर रही हैं, जो आके कोर कमांडर हाउस में घुस रही हैं, जो GHQ पे डिक्लेयर करके हमला कर रही है, फिर उनका सरबराह ये कह रहा है कि अगर मुझे दोबारा आप लोगों ने लेकिन ऐसा किया कि आपने अपने सरबराह को अलग करवाया और कहा इन पे आर्टिकल 6 लगाओ, ये गद्दार है, इन्होंने गलत नारा लगाया था, हम वहां बैठे ताली बजा रहे थे, हम पे भी मुकदमे चलाओ क्योंकि हमने भी गलती की। आप लोग आपस में इतना लड़ते थे, आपको अपने सरबराह से बड़ा मसला था। नहीं, वो एक अलग बात थी। देखिए वो पाकिस्तान, वो तो सिर्फ एक जुमला था ना जो अदा हुआ कि पाकिस्तान तोड़ होगा, जिस पस मंजर में, क्या मैं उसको भी नहीं कह रहा हूँ, हमने उसको इतना सीरियस लिया। कभी जाना कि आपने उसको पाकिस्तान तोड़ देने का, उसके अलावा जद्दोजहद में तो ठीक है हम जाने भी थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बाकायदा 1 बरस से ही होता रहा और इनको रिलीफ भी मिलता रहा। आज भी यही हो रहा है कि इनको रेस्क्यू कहाँ किया जाए। देखिए स्टेट के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, इसके अलावा आगे चलिए। चलिए इससे पहले की एक बात मैं आपको बता दूं, KP के वजीर फाइनेंस मिनिस्टर, पंजाब का वफाकी वजीर, तीनों IMF को खत लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को बैंक करप्ट कर दो, इनको कर्जा ना दो। क्या कार्रवाई, उसी को कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो देखिए पाकिस्तान से बाहर तो कोई भी नहीं है, हमारे आबाओ अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया है, हम इसके वारिस हैं, हमें ना मिल रहा है वो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम पर जो जुल्म हो रहा है वो हम सह रहे हैं और हम बता भी रहे हैं सबको। लेकिन ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान के साहिब इख्तियार और साहिब इख्तियार को ये समझना चाहिए कि वो हुकूक हमको दें, हमें पूरा गिने। हमने क्या मांगा है, हमने कोई सियासी ग्लेशियर मांग लिया है। हाँ, नौकरियों की हालत है कि 6-7 बरस से एक नौकरी नहीं मिल रही। उसकी भी जिम्मेदारी आप ही लोगों पर है। नहीं वो, अरे भाई ये सारे गुनाह हमारे सर, आप खुश रहिए। सुने मैं आपको बताऊं, मसला ये है कि अभी तो जो गुनाहगार हैं, जो डिक्लेयर गुनाहगार हैं, जो फिजिकल हैं, हमने कभी ये नहीं किया। हमारे इस इलाके में जब भी मुजाहरा होता था, अगर पुलिस के साथ झड़प हो रही होती थी ना, और जब फौज के ट्रक आते थे तो ये पत्थर फेंक के फौज के ऊपर फूलों का हार डाला करते थे, उसकी सलाह ये होगी। अच्छा आपने एक बात और भाई बात की कि आप लोग भी आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, वो मैं अभी सवाल कर रही थी आपसे, ये बताइए कि बहुत सारे ज़ाहिर अब सारे ही कायदे अपने आप में ही सब कहते हैं हम लीडर है माशाल्लाह, लेकिन कुछ लोगों की शक्ल देखने को रवादार नहीं। आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगी। इस वक्त MQM के अंदर ताहाल टोलियां हैं और सब एक दूसरे को मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों है ये ऐसा? देखिए ऐसा होता नहीं है, ये इख्तिलाफ राय नहीं, इख्तिलाफ राय की बात नहीं है, जो मर्जर्स हुए हैं उसमें अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आई है MQM के। नहीं ऐसा नहीं है, आप देखें ना कि सब मिलके कारकुनान की सतह पर है। देखिए ये एक फितरी बात है, ऐसा होता है कि जुमले भी होते हैं, एक दफे इख्तिलाफात होते हैं। जब पार्टी पूरी इंटैक्ट थी, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त राब्ता कमेटी में शदीद नाराजगियां होती थी कि एक दूसरे को ये एक नेचुरल फिनोमेना। अभी अच्छा एक मिनट जल्दी से मुझे बता, अभी अजीम अहमद तारिक की बरसी के मौके पर एक वाकया पेश आया, आपके इल्म में ही होगा, उसके ऊपर फिर बड़ा एक ट्रेंड चलना शुरू हो गया, कुंडी किसने खोली हैशटैग चल रहा था, वो आपको लगता है कि वो होना चाहिए था? उसका कुछ थोड़ा सा पस मंजर। देखिए हर जगह हर बात के ऊपर हर एक के सवालात होते हैं। आप किसी ये देखिए MQM के अंदर ये तो है कि एक कारकुन खड़ा होकर अब पार्टी के सरबराह से पूछ सकता है कि भाई ये क्यों हो रहा है। सही हो गया, ठीक है ना, ये काबिल तारीफ बात होनी चाहिए। जाके ये कि ये काबिल नफरत हो या मौरसी सियासत की तरह हो कि अगर किसी ने बोला तो उनको पार्टी की बुनियादी रुकने से बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा वैसे एक लोगों की एक राय, क्योंकि आप एक बहुत ही पुराने कारकुन कहूँ, रहनुमा कहूँ, आप रहे हैं MQM पाकिस्तान के, ठीक है, डाई हार्ट हैं भी। आपको लगता है कि अजीम अहमद तारिक और डॉक्टर फारूक का मर्डर जो है
साबिक सरबरा MKM पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन उसका जिम्मेदार है? देखिए, पहली बात यह है कि ये अदालतों में मुकदमा चल रहा है। अदालतें अगर बरी कर रही हैं तो अच्छा, मैं हर उस बात के ऊपर हलफ भी उठाऊंगा, कसम भी खाऊंगा, और इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं सच बोलूंगा जो आपको पता। मेरे इल्म में ये कोई बात दोनों में से नहीं है। यानी ना अजीम अहमद तारिक की बात है और ना डॉक्टर ये जितनी तकबीर ने लिखी वो मुझे पता है, जो उम्मत ने लिखी वो मुझे पता है। आपके जख्म हरे हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, आज भी आपको तकबीर याद है, उम्मत याद आ रहा है। उसकी वजह है, हाँ। उसकी वजह है कि उन्होंने मेरे बारे में भी लिखा था ना 2 सफ़े, और मैंने जब उसकी तरदीद की, हाँ। तो अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, तकबीर के जो सलाउद्दीन थे वो रियाज सऊदी अरब आए थे, और मैंने कहा ये तो आपने जुल्म कर दिया, तो उस पर उन्होंने मुझसे माजरत भी की। ठीक हो गया, लेकिन अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए। लेकिन आपको मैं एक ये बताऊँ कि MKM की ये फहरिस्त गिनाने के बजाय इन मज़ालिम की भी तो फहरिस्त गिनाए, और अब तो हम इंतहाई मासूम नजर आ रहे हैं जो ये वाक़यात हो गए। ठीक, हमने तो ये बात सही की आपने, हाँ। ये बात सही है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। बड़े दहशतगर्द से, जो आपको बड़ा दहशतगर्द है ना, आप लोग गद्दार भी आप लोग थे। अभी जुमला सुनिए मेरा, हाँ। ये जितने भी आ रहे हैं ना, कुछ शरपसंद घुसे थे, हाँ। शरपसंद नहीं आ गए, यानी शरपसंद कहा जा रहा है, दहशतगर्द नहीं कहा जा रहा है। आप तो थे ना दहशतगर्द थे यार, हम तो पाकिस्तान के अंदर हाँ। एक अछूत और एलियंस रहे हैं ना, लेकिन अब रियलाइजेशन इस्लामाबाद में भी है। मैंने खुद अपने कानों से ये बातें सुनी हैं, और मैं आपको पहले का भी बात होता, जब पार्टी मुत्तहद थी तो मैं मुज़ाकरात करने जाता था, मैं लीड करता था, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे अल्फाज सुन रहा था इस्टेब्लिशमेंट से भी। थर्ड ऑप्शन तहरीक इंसाफ नहीं थी, थर्ड ऑप्शन MKM थी। हमारी कोताहियाँ खामियाँ तो अपनी जगह है ना, हम तो ज़रा से भी आह करते हैं तो मतलब हम बदनाम हो जाते हैं, लेकिन मसला ये था कि हमारी कोताहियाँ खामियाँ अपनी जगह हैं, और आपने सीख लिया उससे। हमने बहुत अच्छी तरह सीखा भी है, और पहले भी सिखाए थे। आप देखिए कि इतने जुल्म और सितम के बावजूद 10-10 बरस, मैंने अभी बताया 20,000 लोगों यहाँ पे शहीद हुए थे, जिसको इस्टेब्लिशमेंट भी कबूल करती है, उसके बावजूद। लेकिन आपने अभी जो मेजर कलीम वाला वाकया याद दिलाया, वो तो एक गलतफहमी का था, और उसको उस वक्त आर्मी चीफ ने रियलाइज भी किया। जी बिल्कुल ठीक है। रऊफ सिद्दीकी साहब, सेंसस का मामला मेरा ख्याल है वहीं का वहीं है, देखना ये कि आप से क्या बनवाते रहे। मैं आपके तवज्जो से तमाम एंकर साहबान से कहता हूँ, उनका ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग, ये क्या एक मेरे ही जिम्मे क्यों है कार एहतजाज, बोलना सब जानते हैं, बोलता कोई नहीं। ये सारे एंकर जो हैं उनसे मैं कहता हूँ कि यार, यहाँ पंजाबी भी है, पठान भी हैं, बिल्लोच भी हैं, सराइकी भी हैं, आप जिस भी ज़बान से बोलने वाले हैं, और ना हम इतने तासुब रखते हैं, सब आवाज़ बुलंद करो ना कि ये जुल्म नहीं करें। ठीक है रऊफ सिद्दीकी साहब, रहनुमा MKM पाकिस्तान, एक मरतबा फिर सच्ची और खरी बातें करने के लिए बहुत शुक्रिया, और अपना कीमती वक्त दिया आपने मुझे। रऊफ सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि ये तासुब की बात नहीं है, ताकि वसाइल की सही तकसीम हो सके, और कहीं ना कहीं फैक्ट भी सीधा करना ज़रूरी है कि किसके साथ कैसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आकर जरा फयाजुल हसन चौहान साहब से बात करते हैं कि वो आजकल एक नए पैटर्न पर हैं, वो क्यों हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं फयाजुल हसन चौहान, सियासतदान हैं, और आपको पता है कि पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे थे, अब दस्तबरदारियां हो रही हैं, तो ये भी दस्तबरदारी हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन ये फरमा दें कि इस वक्त आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि बहुत सारे सवालात के जवाब तो आपने दिए हैं, लेकिन आपका सियासी मुस्तकबिल किस सियासी जमात के साथ आप देख रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने जो इंट्रो में कहा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, आपने दिल से बुलाया होता शायद हम पहले भी आ जाते। चले सर, इसको ऐसे ही कर ले। ठीक है सर जी, ठीक है। हाँ, तो दूसरी चीज ये है कि अभी सारी जोड़ तोड़ हो रही है। अच्छा। पाकिस्तान के काम के लिए कोई एक ऐसी तहरीक की जरूरत है, एक ऐसी पार्टी की जरूरत जो अदल तशद्दुद ऊपर यकीन रखती हो, ठीक है, जो रियासत और रियासती अदारों के साथ मुखासमत और दुश्मनी का एटीट्यूड ना रखती हो, ठीक, जो पाकिस्तान को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाने का आज़म और हौसला रखती हो, वो एक पार्टी की जरूरत है। उसके हवाले से हम सारे सियासतदान कि जो PTI के अंदर भी थे और PTI के अलावा भी, कि जिनके ऊपर कोई करप्शन का जनाब टैग नहीं है, जिनके ऊपर फौज, अदारों
और अदलिया के साथ टकराव का, दुश्मनी का, मुखासमत का कोई टैग नहीं है। वो सारे इंशाल्लाह मिलके कोई अगला लायामल, यानी सारे ड्राई क्लीन होंगे, वैसे ही जैसे एमकेएम पाकिस्तान ड्राई क्लीन हो के निकल के आते रहे सारे, वो ड्राई क्लीनर लगेगा, साफ सुथरे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, ये कह रहे हैं आप? मैंने मेरा ख्याल आपको सारा जो समझाया है वो आपको समझ नहीं आया। आप उसको 180 डिग्री उल्ट जो है ना प्रोग्राम के अंदर क्रिस्पी करने के लिए आप जो है कुछ तबसे जो है ना अपनी तरफ से ऐड कर रही है। मैंने जो समझाया वो इस्तेहकाम पाकिस्तान की तहरीक, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, आप उसको ड्राई क्लीनिंग की तरफ ले गए। ड्राई क्लीनिंग तो इधर पीडीएम की हुई है ना, ड्राई क्लीनिंग तो पीडीएम की हुई है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और लोगों की। हम तो लोग या ना हम तो वो नहीं है कि जो इस वक्त सिटिंग एमएनए या एमपीए है। जो सिटिंग एमएनए एमपीए हो वो अगर कोई पार्टी अपनी छोड़ता है और छोड़ने के बाद जो है कोई ऐसा इलीगल या गैर आईनी इकदाम करता है तो उसके हवाले से आप ये बात कर सकती हैं। हम तो इस वक्त जो है बिल्कुल आजाद हैं। हम अपना फैसला अगले इलेक्शन के हवाले से या अगली पॉलिसी के हवाले से वो हम ले सकते हैं। ओके, फयाजुल हसन चौहान साहब, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने मुख्तलिफ और इंटरव्यूज में कह रखी हैं, इसलिए मैं वो सवाल नहीं करी, लेकिन मेरे पास ये सवाल था कि जो सोशल मीडिया पर दुश्मन दराजी की जाती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और अब भी उनकी जानिब से की जाती है, ये पेड तरीक़ेकार था और ये इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी इमाम पे होता था या होता है? देखो, मैं 15 साल से 16 साल मुझे इस पार्टी में हुए, जिसमें से 15 साल मैंने एज अ मीडिया पर्सन गुजारे हैं। पहला साल था मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का प्रेसिडेंट और उसके बाद फिर मैं मर्ची डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मीडिया एडवाइजर, खान साहब एडवाइजर, फिर वजीर 4 साल, 4.5 साल। मैं तो आई विटनेस हूँ ना, मैं वो बातें नहीं कर रहा कि जो बाकी पीडीएम वाले या पीटीआई के मुखालिफ जो करते थे। तो मेरे तो हाथों की और आंखों की और फिजिकल सारी चीजें हैं। 30,000 से ज्यादा बच्चे हायर किए हुए हैं, 30,000 से ज्यादा, जिसमें से केपीके से 12-13 हजार हैं, 12-13-14 हजार पंजाब से हैं, कराची से हैं, पाकिस्तान से हैं, बाहर के मुल्कों से हैं। और इनमें से बच्चों में से पहले जब हमारी हुकूमत थी तो डीजीपीआर, केपीके, डीजीपीआर जनाब पंजाब, यहाँ से इनको पेश जाती थी। और यही इलियास जबरान हो गया, असलाम खालिद हो गया, अजहर माशवानी हो गया। अभी अजहर माशवानी बेचारा 30,000 की नौकरी पे गवर्नर हाउस में आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले जनाब आए थे। और फिर वहां से जनाब असलाम खालिद और इलियास जबरान प्रमोट करते करते यहाँ तक। तो ये सारे पेड लोग हैं। अच्छा, पेड लोग एक ही एक्टिविटी है उनकी कि भाई जो इमरान खान और पीटीआई के पॉलिसी से जरा हट के, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो पार्टी के अंदर से कोई हो, तो आप उसको ट्रोलिंग करनी है। तो मैं तो हंसता हूँ जब सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ तो मुझे हंसना आता है कि यार किस तरीके से पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान के नौजवानों को जो है ना इस ट्रैक के ऊपर हमने पीटीआई ने लगाया हुआ था। और अब वो इस वक्त भी लगे हुए हैं, इस वक्त भी लगे हुए। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, एक और सवाल इसी से रिलेटेड है और मैं चाहूंगी क्योंकि आप इतना सब बहुत कुछ सच कह चुके हैं तो अब इसमें इसको कहने में भी आपको कोई आर नहीं होनी चाहिए। जो रियासत से टकराव की पॉलिसी थी, यानी जीएचक्यू पर हमला करना, को कमांडर हाउस पर हमले करने, इसकी मंसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई ने की और उन्होंने अपने आसपास जो लोग थे, जो भी उनके मुशीर थे या वजीर थे, उनको इस बात के लिए उनको टास्क दिया गया कि आपने लोगों को इस तरह ट्रेन करना है। इसके बारे में क्या इल्म है आपके पास? मैं तो तकरीबन 30 के करीब शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें रख चुका हूँ कि खान साहब की जाती जिंदगी, खान साहब की खानगी जिंदगी, खान साहब का इखलाक, खान साहब का किरदार या खान साहब के ऊपर कोई स्कैंडल, मैं एक लफ्ज उसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। नहीं तो हम भी नहीं पूछ रहे वो। पूरी बात सुन लो ना, आप वाली बात करेंगे। लेकिन उनके वो इक़दामात जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, रियासत को नुकसान हुआ, फौज को नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अदारों को नुकसान हुआ, मैं वो चीज़ रखूंगा क्योंकि मेरे लिए रेड लाइन बीइंग अ मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए रेड लाइन पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ 1.25 सालों में, उसमें पीडीएम के नाअहल हुक्मरानों से लेके हमारी इमरान खान साहब की क़यादत में ये जो एग्रेसिव और रियासत से टकराव की तहरीक थी, ये दोनों वजूहात हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी डेटोरेट हुई, पाकिस्तान की रियासत हुई। और सबसे जो बुरी चीज इस 1.25 साल के अंदर पाकिस्तान की आवाम और खुसूसन नौजवानों को पाक फौज
ISI और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ उनके दिमाग के अंदर जहर घोला गया। फिर जो आखिरी 5 महीने थे उनके अंदर जिस अंदाज से जनाब आप देख रहे हैं GHQ है, मैं 20 दफा ये बात कर चुका हूं कि GHQ की तरफ मार्च, GHQ की तरफ आवाम का रुझान एहतजाज की सूरत में, वो खान साहब ने 1 तारीख और 6 मई को 2 दफा प्रोग्राम रखवाया, दोनों दफा फयाजुल हसन चौहान ने उसको नाकाम किया और GHQ की तरफ तो दूर की बात, कैंट एरिया के अंदर उसको जाने नहीं दिया जुलूस को। उसके ऊपर फिर 7 तारीख को खान साहब ने सारे जिला रावलपिंडी के MNA MPs को इकट्ठा करके उनकी इंतहाई थर्ड क्लास तरीके से जनाब सारों की क्लास ली कि मैंने 2 दफा जनाब आपके GHQ की तरफ और कचहरी की तरफ मार्च तय किया था, आप लोग क्यों नहीं गए? तो ये सारी चीजें तो आपको देखी है ना, आई ओपनर है, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। लेकिन मैं आखिरी सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहती हूं क्योंकि वक्त भी अब मेरे पास खत्म हो गया है। ये फरमा दें कि इस सब के बाद जो आपकी सिचुएशन है, आपको लगता है कि आप पे प्रेशर था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि आपने लगभग आधे घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई दबाव था छोड़ने के लिए तंजीम को, या ये आपका जाती फैसला था, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था आप पर? मेरे ऊपर 3 प्रेशर थे। एक पाकिस्तान का प्रेशर था, पाकिस्तान की इज्जत वकार। दूसरा मेरे बेटे का प्रेशर था कि मैं उसको जो फौज के अंदर मुल्क की खिदमत कर रहा है कि मैं उसके सामने आंखें निगाहें कैसे बनाऊंगा। तीसरा मेरे भाई का प्रेशर था जो फौज के अंदर, जिसने अपनी जिंदगी के 34 साल फौज के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की खिदमत की और बड़े अहम जगहों पर अपनी जान हथेली पर रख के अपने मुल्क की और फौज की खिदमत की। मेरे ऊपर प्रेशर था मेरे 12-13 भतीजे भांजों और कजनों का जो फौज के अंदर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे थे। मेरे अंदर मेरा अपना प्रेशर था जो मैं अपनी आंखों से पिछले कई माह से एक स्ट्रेटजी और पॉलिसी पार्टी की देख रहा था, खुसूसन आखिरी 15 दिन की। तो ये सारी चीजें मिलके मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि अब मैं नहीं समझता कि मेरे जैसा बंदा वो इस प्लेटफॉर्म से मजीद कोई कंटिन्यू कर सकता है। ठीक हो गया। फयाजुल हसन चौहान, थैंक यू वेरी मच। आइंदा भी आपसे राब्ता रखेंगे और देखेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए आपका रवैया मजीद का क्या कुछ लेकर आता है। रऊफ सिद्दीकी साहब, लास्टली कमेंट, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपको भी इस सारी चीजों का तो वक्त गुजरा है आप पर, तो आप पे भी प्रेशर कोई? प्रेशर तो भाई प्रेशर की बात है, वो खुद फरमा रहे हैं प्रेशर नहीं है। ये तो वादा माफ गवाह है ना, डायरेक्ट ये वादा माफ गवाह है, वादे माफ गवाह बने ना। वो तो इकबाली बयान दे रहे हैं ना कि ये इमरान खान ने करवाया, बोला GHQ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, फिर ये सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसा मतलब है ये, इसमें तो कोई अब दो राय नहीं है ना। अब इसके क्या सवाल जवाब, हम भी थे, हम एक 22 अगस्त की एक कोताही ले लें, खामी ले लें, गलती ले लें, इसको जो भी ले लें, लेकिन ये नहीं किया कि फ़ौज के आगे आके खड़े हो गए या शोहदा के लिए को जलाया या ऐसा कोई इल्जाम हमारे सर के ऊपर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद 32 केस थे। आपको भी तो वादा माफ गवाह बनने के लिए फोन आया था? मुझे कहा, उसमें ये कहा गया, लेकिन वो तो बहुत अच्छे पैमाने पे था और ये बाकायदा इस्लामाबाद से फोन आया था कि आसिफ जरदारी जो है उनके खिलाफ आप ये कहते कि उन्होंने दबाव डाला था तो समरी पे साइन करने के लिए, तो आपके सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे और आप एक बाइज्जत जिंदगी गुजारेंगे। नहीं, और क्या चीज़ चाहिए। इसके अलावा फिर एक दफ़ा कहा गया कि आप मदीना जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, आप जाएं वहीं रहेंगे, हमको अच्छा नहीं लगता है आप कोर्ट में जाने। तो ठीक है, यानी ये तारीख सब पे गुजरी है। नहीं, लेकिन सुने तो, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और है ना। इन्होंने तो किया है, हमने तो कुछ किया भी नहीं था। ठीक है, रऊफ सिद्दीकी साहब का शिकवा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस डिबेट को शायद यहाँ नहीं रुकना है और ये तारीख का हिस्सा बन भी गई है और आइंदा आने वाले दिनों में इस पर डिबेट होती रहेगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।